स्टूडेंट्स, रैपिड रिवीजन कोर्स में आज हम स्टार्ट करेंगे उत्सर्जन तंत्र, एक्सक्रीटरी सिस्टम। ये काफ़ी छोटा चैप्टर है और नीट एग्जाम में मिनिमम 2 क्वेश्चंस और मैक्सिमम 3 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं उत्सर्जन तंत्र से। शरीर में से नाइट्रोजनस अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने की प्रक्रिया को उत्सर्जन कहा जाता है। ये नाइट्रोजनी अपशिष्ट अमोनिया के रूप में, यूरिया के रूप में, यूरिक एसिड के रूप में शरीर से बाहर निकाले जाते हैं और इन नाइट्रोजनी अपशिष्ट को बाहर निकालने के लिए जल की आवश्यकता होती है। इस आधार पर हमने जंतुओं को 3 भागों में बांटा है: अमोनियोटेलिक, यूरियोटेलिक और यूरिकोटेलिक। सबसे ज़्यादा विषाक्त होता है अमोनियोटेलिक और इस विषाक्त पदार्थ को शरीर से बाहर निकालने के लिए अत्यधिक जल की आवश्यकता होती है। और क्योंकि अमोनिया बहुत ज़्यादा विषाक्त है और इसी वजह से ये अधिकतर जलीय जंतुओं में अमोनिया का ही उत्सर्जन होता है। और जैसे कि मछलियाँ, तो ये जितने भी जलीय जंतु हैं यह अपने शरीर के सतह से एवं क्लोम दरारों के माध्यम से, क्लोम के माध्यम से अपशिष्ट पदार्थ को शरीर से बाहर निकालने का कार्य करते हैं। अमोनियोटेलिक उत्सर्जी पदार्थ अमोनिया है और यह शरीर के सतह से, क्लोम की सतह से अमोनियम आयन के रूप में अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं और ये अमोनिया के उत्सर्जन के लिए अत्यधिक जल की आवश्यकता होती है क्योंकि इसकी विषाक्तता अधिक होती है। ये सबसे ज़्यादा टॉक्सिक होता है, सबसे ज़्यादा टॉक्सिक होता है और यह अमोनियोटेलिक जंतु पाए जाते हैं जैसे कि टीलोइस्ट, टेडपोल। अब टेडपोल आपको पता है कि मेंढक के लार्वा को टेडपोल कहते हैं और ये एक एम्फीबियन है। क्योंकि ये जल में पाया जाता है इसीलिए ये अमोनियोटेलिक है और जलीय कीट भी इसी की श्रेणी में आते हैं। तो ये तो हुआ अमोनियोटेलिक के लिए। अब हम बात करेंगे यूरियोटेलिक के लिए। अमोनिया से कम विषाक्त होता है यूरियोटेलिक। यूरियोटेलिक जो कि यूरिया का उत्सर्जन करते हैं और यहाँ पर हमारे शरीर में, जैसे कि हम भी यूरियोटेलिक हैं, तो हमारे शरीर में सबसे पहले अमोनिया का फॉर्मेशन होता है और ये अमोनिया का फॉर्मेशन अमीनो अम्ल प्रोटीन के उपापचय के दौरान होता है। जब हमारे शरीर में प्रोटीन का उपापचय होता है तो प्रोटीन के उपापचय से बनता है अमोनिया और इस अमोनिया को यूरिया में बदला जाता है लीवर में। तो हमारा यकृत, हमारे शरीर का यकृत यूरिया को, अमोनिया को यूरिया में बदलने का कार्य करता है। क्योंकि अमोनिया अधिक विषाक्त होता है इसलिए हमारा शरीर अमोनिया को अधिक समय तक नहीं रख सकता, तो लीवर इस अमोनिया को यूरिया में बदल देता है और अमोनिया को यूरिया में बदलकर उसका उत्सर्जन जल के माध्यम से किया जाता है। लेकिन अमोनियोटेलिक की तुलना में हमें जल उत्सर्जन की मात्रा या इसकी विषाक्तता को कम करने के लिए इसकी तुलना में अमोनिया से कम जल की आवश्यकता होती है। अमोनिया से कम ये विषाक्त है और स्तनधारी और शार्क ये यूरियोटेलिक होते हैं। अब हम बात करेंगे यूरिकोटेलिक की, जो कि यूरिक एसिड का सिक्रीशन करते हैं। ये बहुत कम विषाक्त प्रकृति का होता है और यूरिक एसिड सेमी सॉलिड होता है और ये पाउडरी फॉर्म में होता है। आपने देखा होगा पक्षियों के द्वारा जो पीट की जाती है वो यूरिक एसिड होता है और ये बहुत ही कम विषाक्त होता है। ये मल के रूप में त्यागा जाता है और यह सबसे कम विषाक्त होता है, सबसे कम इसको जल की आवश्यकता होती है और पक्षी, कीटों के द्वारा, स्थलीय घोंघे के द्वारा और सरीसृपों के द्वारा यूरिक एसिड का सिक्रीशन किया जाता है। अब हम बात करेंगे समस्थापन, जिसे हम कहते हैं होमियोस्टेसिस। तो समस्थापन क्या होता है? समस्थापन का मतलब है कि हमारे आंतरिक एवं बाह्य वातावरण में एक बैलेंस बनाए रखने का कार्य, जिसे हम कहते हैं समस्थापन। तो समस्थापन एक स्थिर अवस्था है और इसके बारे में वॉल्टर केनन ने बताया है। समस्थापन सामान्यतः जीवन के लिए महत्वपूर्ण है जिससे कि एक सीमा में रहकर अपनी
उपापचय क्रियाएं या मेटाबॉलिज्म को करवाया जाता है। मेटाबॉलिज्म जिस समय होता है, उपापचय क्रियाएं जिस समय होती है, तो उस समय बाह्य वातावरण और हमारे आंतरिक वातावरण में समस्थापन किया जाता है, बैलेंस बना के रखा जाता है। इसको हम कहते हैं होम्योस्टेसिस। परासरण नियमन, जिसे हम ऑस्मो रेगुलेशन कहते हैं, इसका मतलब है वाटर सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन को मेंटेन करना। ठीक है, वाटर प्लस सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन, जल एवं लवण की सांद्रता को मेंटेन करना, इसे हम कहते हैं ऑस्मो रेगुलेशन, परासरण नियमन। तो परासरण नियमन के आधार पर जंतु दो प्रकार के हैं, जिसमें पहला है परासरण स्थायी प्रकार के जंतु। ऐसे जंतु जो कि परासरण नियमन नहीं कर पाते, उन्हें परासरण स्थायी प्रकार का कहा जाता है। ये अपने आप को बाह्य वातावरण के अनुसार ढाल लेते हैं, जैसा बाहर परिवर्तन होता है उसी प्रकार से ये अपने आप को ढाल लेते हैं। तो ये देखिए माध्यम में और उसके अनुसार ये अपने आप को ढाल लेते हैं। इसके उदाहरण हैं ऑल मराइन इन्वर्टिब्रेट्स एंड सम फ्रेश वाटर इन्वर्टिब्रेट्स। ये आपको ध्यान रखना है कि मराइन इन्वर्टिब्रेट्स और इसके अतिरिक्त फ्रेश इन्वर्टिब्रेट्स, इसमें से फ्रेश इन्वर्टिब्रेट्स कुछ हैं, लेकिन मैक्सिमम मराइन इन्वर्टिब्रेट्स कॉन्फॉर्मर्स प्रकार के होते हैं, परासरण स्थायी प्रकार के होते हैं। इसके बाद में आता है परासरण नियामक, जिन्हें ऑस्मो रेगुलेटर्स कहा जाता है, जो कि अपने परासरण सांद्रता का नियमन कर लेते हैं, वाटर सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन को मेंटेन कर लेते हैं। यदि यह हाइपोटोनिक माध्यम में है, ये ऐसे माध्यम में है जहाँ पे जल की मात्रा अधिक है, तो वहाँ पर अपने शरीर से अधिक ये जल को बाहर निकालने का कार्य करते हैं। और यदि ये ऐसे माध्यम में है जहाँ पर जल की मात्रा कम है, तो फिर ये अपने शरीर से कम जल की मात्रा को निकालते हैं और जल को अवशोषित करके रखते हैं। तो कुल मिलाकर ये अपने आप के अंदर वाटर सोल्ट कॉन्सेंट्रेशन को मेंटेन रखने का कार्य करते हैं। इन्हें ऑस्मो रेगुलेटर कहा जाता है और ये ऑस्मो रेगुलेटर उच्च जीव जंतुओं में, जो हायर कॉर्डेट्स होते हैं, उनमें देखने को मिलता है। तो मोस्ट वर्टिब्रेट्स एक्सेप्ट हैगफिश, हैगफिश को छोड़कर जितने भी वर्टिब्रेट्स हैं मोस्टली ये ऑस्मो रेगुलेटर्स की तरह काम करते हैं। अब हम बात करेंगे जंतुओं के उत्सर्जी अंग के बारे में। जब हमने एनिमल किंगडम पढ़ा था तो वहाँ पर पोरीफेरा से शुरुआत की थी और पोरीफेरा से लेकर फिर कॉर्डेटा तक अलग अलग फाइलम के उत्सर्जी कोशिकाओं के बारे में, उत्सर्जी अंगों के बारे में जाना था। तो पहले बात करें ज्वाला कोशिकाएं, प्रोटोनेफ्रिडिया, ये कहाँ पे पाई जाती है? तो आपको भी पता है कि ज्वाला कोशिकाएं कहाँ पाई जाती हैं, प्रोटोनेफ्रिडिया कहाँ पाई जाती हैं। फ्लैट वॉर्म्स, प्लेटीहेल्मिन्थीस, चपटे कृमियों में पाई जाती है ज्वाला कोशिकाएं, प्लेनेरिया में, एनेलिडा के अंदर, सिफेलोकॉर्डेटा के अंदर। इसके अतिरिक्त नेफ्रीडिया, केचुए के अंदर, एनेलिडा के अंदर नेफ्रीडिया उपस्थित है, यह आपको याद रखना है। कॉकरोच के अंदर और अधिकांशतः कीटों के अंदर मेल्पिगियन नलिकाएं पाई जाती हैं। कॉकरोच के अंदर जब हम पढ़ेंगे तो वहाँ पर भी आप देखोगे कि कॉकरोच के अंदर पाई जाती है मेल्पिजियन ट्यूब्यूल, मेल्पिजियन नलिकाएं। क्रस्टेशिया के अंदर, जो कि पानी के अंदर पाए जाते हैं, क्रस्टेशियंस, जिसमें कि झींगा है, तो इसके पास में ग्रीन ग्लैंड होती है और इसके अतिरिक्त होती है एंटीनरी ग्लैंड्स। ग्रीन ग्लैंड्स और एंटीनरी ग्लैंड्स ये दोनों ही उत्सर्जन का कार्य करती हैं। और समस्त कशेरुकों के अंदर पाई जाती है वृक्क, किडनी। किडनी के भी प्रकार हम देखेंगे, प्रोटोनेफ्रिक, मेटानेफ्रिक और मीजोनेफ्रिक प्रकार की किडनी होती है। तो इतना आपको ध्यान रखना है, इम्पॉर्टेंट है। ज्वाला कोशिकाएं किन में पाई जाती हैं? प्लेटीहेल्मिन्थीस में। आपसे पूछा जाएगा केंचुए के अंदर क्या होती है? नेफ्रीडिया। और कीटों के अंदर, जिसमें कि कॉकरोच के अंदर मेल्पिगी नलिकाएं, और जल के अंदर पाए जाने वाले कीट जिन्हें हम क्रस्टेशियन कहते हैं, ये हरित ग्रंथियां और एंटीनरी ग्लैंड्स इनके पास में पाई जाती हैं।